बड़ी खबर अफगानिस्तान से, जहां आम लोगों की जिंदगी नर्क जैसी हो चुकी है। डरे सहमे लोगों के सामने जहां रोजी रोटी का संकट है, वहीं जान बचाने के भी लाले पड़े हुए हैं। काबुल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। काबुल एयरपोर्ट पर घुसने की कोशिश कर रहे एक आदमी पर तालिबानी आतंकी गोली चलाता हुआ दिखाई दिया। इन दुश्वारियों के बीच अफगानिस्तान तालिबान दहशतगर्द मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें तालिबानी लड़ाके काबुल पर कब्जे के बाद जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के जश्न की तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। ये जश्न उस वक्त मनाया जा रहा है जब अफगानिस्तान के आम नागरिकों की जिंदगी पराब बनी है, बल्कि सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो अपनी जान बचाने के लिए मौत से रेस लगा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में किस तरह एयरपोर्ट पर गोली मारी गई है एक अफगानी नागरिक को, क्योंकि वो एयरपोर्ट के भीतर काबुल एयरबेस के भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको ये अंदाजा था कि अगर भीतर कोई भी विमान खड़ा होगा तो उसके जरिए वो अफगानिस्तान से बाहर निकल सकता है। लेकिन जो तालिबानी लड़ाके बाहर खड़े थे, उन्होंने तुरंत उस पर गोली चला दी। और दूसरी तस्वीर कब्जे के बाद की है, जहां पर मौज मस्ती करते हुए ये तालिबानी लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। किस तरह देखिए जश्न मना रहे हैं। एक ही अफगानिस्तान की ऐसी दो तस्वीरें। काबुल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में काबुल एयरपोर्ट पर घुसने की कोशिश कर रहे एक आदमी पर तालिबानी आतंकी गोली चलाता हुआ दिखाई दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी काबुल से निकलने के लिए दीवार फांदकर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखने के बाद वहां मौजूद एक तालिबानी आतंकी ने उस पर गोली चला दी। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दहशतगर्दी वहां पर बढ़ चुकी है, क्योंकि तालिबान का अबराज हो चुका है अफगानिस्तान में और तालिबानी लड़ाके लगातार वहां पर डर का माहौल बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अफगान नागरिकों का वहां पर अब रहना मुश्किल हो चुका है। केंद्र सरकार अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि अफगानिस्तान में फंसे हर भारतीय को वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार उसे बखूबी पूरा करेगी। अफगानिस्तान में आप केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, अफगानिस्तान में भारत के भी लोग हैं, क्या तैयारी है सरकार की, किस तरह से उनको लाने का? हमने पिछले शुक्रवार से ही विमानों को भेजा था, वहाँ से हमारे नागरिकों को और बाकी लोगों को भी वापस घर सुरक्षित लाने के लिए। रविवार तक हमारी विमानें वहाँ चल रही थी। सोमवार यानी कल अफगानिस्तान एयर स्पेस नोटैम के आधार पर, नोटैम होता है नोटिस टू एयरमैन, नोटैम के आधार पर बंद किया गया। उस वातावरण में कोई भी विदेशी हवाई जहाज उस समय में अफगानिस्तान में आ नहीं पाया। तब सरकार ने ये निर्णय भी लिया कि एयरफोर्स वायुसेना के द्वारा भी हम लोग प्रयत्न वहाँ करेंगे। हमारा दायित्व है कि हमारे नागरिकों को वापस सुरक्षित हम लोग घर लाएं और उस जिम्मेदारी को हम अच्छी तरह से निभाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जाहिर तौर पे जब भी रिज्यूम होगी फ्लाइट तो एयर इंडिया भी रिज्यूम करेगा जब ऐसे हालात बनेंगे। हाँ, जरूर जरूर। और अमित सिंह इंडियन एयरबेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। शुरुआत करते हुए कमर आगा साहब आपसे, अब जिस तरह लगातार तालिबान की दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, दुनिया तो आगाह हो ही चुकी है, लेकिन अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा करना किस तरह से देखते हैं आप? कितना घातक है ये भारत के लिए? ये काफी घातक है भारत के लिए, इसलिए कि ये एक ऐसी ताकत है या फोर्स है जो हमेशा से भारत के खिलाफ रही है। इनके जो चीफ हैं हैबतुल्लाह अखुंदजादा, उनको जो शपथ दिलाई थी वो ऐमन अल-जवारी ने, जो कि अल-कायदा के चीफ हैं पाकिस्तान में। तो आप समझ सकते हैं इनके ताल्लुकात कितने गहरे उनके साथ हैं, अल-कायदा के साथ कितने गहरे इनके, ISI और अमेरिकन। उसके अलावा हालांकि अब इन्हीं ने बहुत से वायदे किए हैं। इनके ये लोग कह रहे हैं कि अमन शांति हम प्रदान करेंगे, ये लोग कह रहे हैं कि भारत के जितने इंटरेस्ट हैं उनको भी हम सपोर्ट करेंगे। ये लोग ये भी कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे सऊदी अरेबिया में इस समय जो हुकूमत है उस टाइप की हुकूमत बनाएंगे। जैसे सऊदी अरेबिया ने कुछ औरतों को कंसेशन दिया है गवर्नमेंट में जॉब, तो ये है वो। तो ये भी कह रहे हैं कि हम भी देंगे।
अब क्या ये लोग इतने कट्टरपंथी जो लोग हैं ये इस तरह का काम कर पाएंगे? अब एक दूसरी बात ये कि इतना ज्यादा नफरत इन्हीं ने भारत के खिलाफ भरा है अपने रैंक एंड फाइल कैडर में, वो कैसे खत्म होगा? हम लोग के लिए भी और लिबरल लोगों के लिए, जो अफगान लिबरल लोग हैं उनके लिए भी, ये लोग लिबरलिज्म के बहुत खिलाफ हैं। तो ये कैसे इस नई हुकूमत में जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं एडजस्ट कर पाएंगे? लीडर्स तो इस तरह की बातें जरूर करते हैं, क्या उनका रैंक एंड फाइल जो उनका कैडर है वो इस तरह की बात, वो इस पे राजी हो पाएगा? और दूसरी बात ये कि तालिबान बहुत डिसिप्लिन नहीं है, और एक ग्रुप नहीं है, इसमें बहुत से ग्रुप्स हैं, अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग, इसमें बहुत से वॉरलॉर्ड की तरह हैं लोग। देखिए क्या होता है आगे, ये तो कहना मुश्किल है। बातें तो ये बहुत कर रहे हैं और ये बहुत प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया पे कि उनसे बातचीत करे ताकि उनको रिकग्निशन मिल जाए। जैसे कि भारत अगर रिकग्नाइज कर देगा, मैं समझता हूँ 20-25 दूसरी कंट्रीज भी इनसे बातचीत करने लगेंगी, इनको रिकग्नाइज करने लगेंगी। लेकिन भारत की पॉलिसी वक्त तो वेट एंड वॉच की है कि देखें कैसे ये बिहेव करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए एक बड़ा खतरा है ये। हमेशा से इन्हीं ने कश्मीर में जो मूवमेंट चल रहा है आतंकवादियों का, उनको सपोर्ट किया है। और ये यही नहीं बल्कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये वो संगठन है जिन्होंने बॉम्बे ब्लास्ट, पार्लियामेंट पे हमले और दूसरी जगहों पे इस तरह की गतिविधियां की हैं, जिसमें हजारों भारतीय मारे गए हैं और कश्मीरी मरे हैं कश्मीर में और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में। इनसे उम्मीद करना समझ में नहीं आता। बातें जरूर है, हमें ये वक्त बताएगा। बस बिल्कुल वक्त बताएगा। और जिस तरह से लगातार बड़े बड़े आतंकी संगठनों के साथ इनके ताल्लुकात रहे हैं, ऐसे में दुनिया के लिए भी खतरा है और साथ साथ भारत के लिए भी। वहीं भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान अब से थोड़ी देर में दिल्ली के पास गाजियाबाद में मौजूद हिंडन एयरबेस पहुंचेगा। ये विमान काबुल से वहां मौजूद भारतीयों को लेकर उड़ा था, जो सुबह 11 बजे जामनगर पहुंचा था और अब थोड़ी देर में हिंडन एयरबेस पहुंचने वाला है। इस बीच अपनों का इंतजार कर रहे लोग हिंडन एयरबेस के बाहर जुटे हुए नजर आए। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ यहाँ पर एक महिला मौजूद हैं जिनकी बेटी जो है वो काबुल से लौट रही है, ग्लोब मास्टर के जरिए वो लौट रही है। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी बेटी से? जामनगर। जामनगर में क्या कहा उन्होंने? उसने कहा मैं प्लेन में बैठने जा रही हूँ हिंडन आने के लिए, बस घर आने के लिए। कुछ हालात के बारे में बात हुई कि किस तरीके के हालात है? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। कहती है मैं यहाँ कुछ नहीं बता सकती मम्मी, आपको घर आके बताऊँ। कितने दिनों से थी वो वहाँ पे? 2 महीने से। 2 महीने से? हाँ जी। जो मेन हालात संडे से ही थोड़ा काबुल में आया तो खराब हुए, अदरवाइज तो शी वाज हैप्पी। जब बीते 2 महीने से थी वो वहाँ पर, तब आपकी बातचीत हुई थी? डेली होती थी मेरी उससे बात। हालात के बारे में बताया कि क्या हालात हैं? एक मिनट। हेलो। इनकी जो बेटी थी वो बीते 2 महीने से काबुल में थी। ग्लोब मास्टर के जरिए वो रेस्क्यू करके, इवैक्यूएट करके उन्हें लाया जा रहा है और अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और हिंडन एयरबेस से अमित सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, अब से कितनी देर है और कितना लंबा इंतजार जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनको करना पड़ेगा कि वो विमान वहां पर पहुंचे? कितनी देर है उसमें? देखिए, थोड़ी ही देर बाद बताया जा रहा है कि 5 बजे के बाद किसी भी वक्त जो है ग्लोब मास्टर यहाँ पर पहुँच सकता है। जिस तरीके से काबुल से आज सुबह ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी थी, जिसमें कुछ ITBP के जवान मौजूद हैं, इंडियन एम्बेसी के स्टाफ हैं, एम्बेसडर के स्टाफ हैं, कुछ पत्रकार भी इसमें मौजूद हैं। उन सभी को लेकर वो जामनगर सुबह 11 बजे पहुँच गई थी। 11 बजे के बाद उड़ान भर चुकी है जामनगर से और बताया जा रहा है कि 5 बजे के बाद किसी भी वक्त, 5:15 बजे, 5:30 बजे के बाद या 5:10 किसी भी वक्त वो हिंडन एयरबेस पर लैंड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ परिवार जरूर मौजूद है, ज़्यादा लोगों के परिवार नहीं है क्योंकि ITBP के ऑफिशियल्स, एम्बेसी के स्टाफ आ रहे हैं, एम्बेसडर आ रहे हैं, उनके स्टाफ है तो उनके नहीं है। हाँ, जरूर 2-4 जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं उनके परिवार यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हमने बातचीत की। वो बेसब्री से अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। अमित, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की हत्या की गई है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। इससे पहले भी लगातार कई बार बीजेपी नेताओं की हत्या की गई है और इस वक्त बीजेपी नेता जावेद की हत्या की गई है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर
एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, जहां बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। जावेद अहमद डार है उनका नाम, बीजेपी नेता जो है जिनकी हत्या की गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये खबर सामने आई है, जहां पर इससे पहले कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो उससे पहले भी ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां पर बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या की गई थी। और इस वक्त फिर से एक बार बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की हत्या की गई है। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई थी, जहां पर बीजेपी नेताओं की इससे पहले भी हत्या की गई है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिफत, और क्या कुछ जानकारी आ रही है सामने? जिस तरीके से आपने कहा कि कुलगाम का ये बाजू इलाका है और वहाँ पे मिलिटेंटों ने जो है हमला किया है। जावेद अहमद डार जो है वहाँ ओम शालीबुग कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज भी थे, बीजेपी के वर्कर थे और उनकी हत्या कर दी गई है। और इससे पहले भी हमने देखा कि बीजेपी के वर्करों या लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है लगातार। आपको मालूम है कि अनंतनाग में भी एक जो अटैक हुआ था उसमें हस्बैंड वाइफ जो है वो बीजेपी के साथ ताल्लुक रखते थे, उनको जो है वो गोलियां मारकर मार दिया गया। तो इसी तरीके से हमने देखा कि बांडीपोरा में भी एक ही फैमिली के 3 मेंबर्स को मारा गया था। तो कुल मिला के तकरीबन हमने देखा कि 20 से ज्यादा लोग जो हैं पिछले 2 साल में बीजेपी के मारे गए हैं, जो वर्कर और लीडर हैं। तो ये जो हमला हुआ है ये कुलगाम में हुआ है और फिलहाल एरिया को कॉर्डन में लिया गया है और उन लोगों की तलाश जारी है जिन्होंने अटैक किया है बीजेपी के वर्कर पे। बिल्कुल, यानी कि वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ये हुआ है, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। वहीं अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच भारत में रह रही अफगान महिलाएं दिल्ली में मौजूद कनाडा दूतावास पहुंच गई। अफगान महिलाओं ने कनाडा की सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए शरण देने की मांग की है। साथ ही अफगानिस्तान में मौजूद अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। ये महिलाएं हैं जो कि अफगानी महिलाएं हैं, भारत में रह रही हैं, वो कनाडा सरकार से मदद की गुहार लगाने आई हैं। हम इनसे बात करते हैं। ये एक अफगानी महिला है। मैडम आप बताइए, अभी कनाडा एम्बेसी के सामने क्यों आई हैं आप? क्योंकि हमारा 10 साल का ऊपर होगा इधर में हिंदुस्तान से मैं ज़िंदगी करती हूँ। पहले मुझे सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, अफ़गानिस्तान से सिक्योरिटी प्रॉब्लम के खातिर मैं इधर आया। इसी खातिर मैं इधर आया कि मैं चाहती हूँ पहले गवर्नमेंट हिंदुस्तान का नमस्कार उनका मेरे साथ हेल्प करती है। ये सब अफगानी के लोग का कि 10 साल का ऊपर होगा, किसी का 10 साल होगा, किसी का 13 साल होगा, किसी का 15 साल होगा, 17 साल होगा। इसी खातिर इन लोगों का पूरा लाइफ बर्बाद है। उनका बच्चों का पढ़ाई नहीं होगा। मेरा बीती सब बच्चे का इतना साल आया। अभी तो आप हेल्प क्या चाहती हैं अब कनाडा की गवर्नमेंट? हेल्प इसी खातिर चाहती हूँ कि पहले अभी तक एम्बेसी यूनिसियर ऑफिस हमारे साथ हेल्प नहीं करती। अभी चाहती है एम्बेसी कनाडा का अफगानिस्तान का हालत ऐसे में ख़राब था, हमारा सब फैमिली उधर बर्बाद होगा, मेरा मम्मी मर गया। अभी इसी खातिर कि ये लोग का ज़िंदगी बर्बाद होगा, ब्रदर मर गया, सिस्टर किसी का मर गया, ज़िंदगी में बर्बाद होगा। क्यों ये कंट्री लोग हम लोग के साथ हेल्प नहीं करते? ये हमारे साथ कुछ और युवा हैं मौजूद हैं। आप बताइए कि अभी इस वक्त अफगानिस्तान में क्या चल रहा है और तालिबान की एक्टिविटीज़ क्या हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के प्रति? जी एक्चुअली मुझे जितने लोगों से मेरी कांटेक्ट हो रही है अफ़गानिस्तान में, आप लोग खुद देख रहे हो टीवी में कि लूटपाट चल रहा है काबुल में और लड़कियों को अगवा कर रहे हैं, रोड पे दुकानों को लूट रहे हैं। हमारे पूरे जैसे मेरे फैमिली को वहाँ ट्रीट करें, अंडर अरेस्ट किया है कि आप लोग के फैमिलीज़ अगर कोई बाहर है, ईरान में है, इंडिया में है, आप उनको बुलाओ वरना तुम लोग को मैं मार दूँगी। उनका तो यही मानना है कि सबके सब उनके अंडर आ रहे हैं और जो प्लान वो बना रहे हैं हम उन्हीं के प्लान से चलें। और तीसरी बात यह है कि हम यहाँ पे एज अ रिफ्यूजी जो है, ना तो यहाँ हमारे लिए काम है, ना तो हम यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, ना तो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि कनाडा एम्बेसी ने बोला है कि रिफ्यूजी को हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें इनसे ही हेल्प चाहिए बस। और कमर आगा साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कमर आगा साहब, जिस तरह अब इन महिलाओं की आप बात सुन रहे होंगे, दहशत है इनके अंदर भी, क्योंकि इनके परिवार वहां पर मौजूद हैं, जैसे तैसे खुद को भी बचाने की कोशिश करते हुए यहाँ पहुंची हैं। हालांकि अभी यहाँ तालिबान ने भी कहा है कि वो महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो वहाँ नागरिक हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, महिलाओं को बाहर निकलने की आज़ादी होगी। लेकिन क्या उस तालिबान पर भरोसा किया जाना चाहिए जिसकी इससे पहले हमने कई वीडियोज देखे हैं किस तरह वो जुल्म ढाता था महिलाओं पर?
क्या उसकी जबान पर विश्वास हो सकता है? शिवानी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। उनकी जबान पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सही बात है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, खासतौर से जो छोटे शहर और गांव के एरिया हैं जहां पे इन्हीं ने कब्जा किया है, वहां के ऊपर औरतों को परेशानियां हो रही हैं। बहुत सी औरतों को इन्हीं ने किडनैप भी किया है। कुछ को ये पाकिस्तान ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बीच में पकड़ गए। कुछ को इन्हीं ने वहीं पे ज़बरदस्ती शादियों की भी बात कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं अपनी लड़कों से शादी करने के लिए। वहाँ पे घरों में घुस जाते हैं, खाना मांगते हैं। अगर किसी लड़की को देखते हैं, को पसंद आती है तो कहते हैं इससे हमारी शादी करा दो। वहीं पे बैठ जाते हैं, कई दिन से बैठे हुए हैं। बाजे ये भी रिपोर्ट आई है। कैसे भरोसा करें? बेइंतहा देखिए आप एयरपोर्ट के ऊपर किस तरीके से लोग भाग रहे थे। आपने देखा कितने लोग मुल्क छोड़ के गए हैं। ईरान, नेबरिंग कंट्रीज में ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दूसरे शहरों में हर कोई जाने पे तैयार है। एक बड़ा संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। वहाँ कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुलेंगे, ये भी नहीं मालूम कि लड़कियों को बहुत सी जगह पे इन्हीं ने क्या किया है कि कहा है कि लड़कियों को हम पढ़ने देंगे, तालीम देंगे, मगर क्या किया वहाँ पे वो स्कूल के सारे टीचरों को निकाल दिया गया स्कूल को, और फिर बुलाया लड़कियों से, उनको मदरसे में कन्वर्ट कर दिया गया। कहा तुम्हें धार्मिक तालीम अब दी जाएगी, अभी तक तुमको अंग्रेजी तालीम दी जाती थी, वो गलत है, अब हम धार्मिक। इस माहौल में कैसे इनकी बातों का यकीन किया जाए? ये तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और चाहते भी हैं, होंगे, हो सकता है इसमें से कुछ लोग कि सऊदी टाइप का सेटअप बन जाए। हम जैसे वहाँ पे सऊदी अरेबिया में इस समय काफ़ी माहौल रिलैक्स हो गया है, लेकिन क्या उनका रैंक एंड फाइल, जो मैंने पहले भी कहा था, जो इनके कैडर हैं वो इस पर राजी हो जाएंगे? जिनको इतना कट्टरपंथी बनाया है पाकिस्तान ने, दसियों साल उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनके दिलो दिमाग में नफरत भरी गई है, वो मैं नहीं समझता कि ये वो नफरत उनके दिल, औरत को वो मानते ही नहीं कि उसका कोई रोल है सोसाइटी में। हो सकता है कि उतना न करें जितना अभी। तो ये है कि देखना होगा कि क्या अमन शांति भी आ पाएगी। फौज नहीं है वहाँ पे, खबर आगा गवर्नमेंट साहब, नहीं आपको है रोकना वहाँ। चाहूंगी यहाँ पर और अमित के पास जाना चाहूंगी जो हिंडन एयरबेस पर इस वक्त मौजूद है। अमित, क्या वहां पर विमान पहुंच चुका है? जी, अब जो अंदर से खबरें आ रही है उसके मुताबिक कि ग्लोब मास्टर लैंड कर चुका है और किसी भी वक्त जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो एम्बेसी के जवान हैं, जो एम्बेसडर है, वो बस के जरिए, इसी रास्ते के जरिए वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हिंडन पे इस वक्त हम मौजूद हैं और हिंडन पे लैंड कर चुका है ग्लोब मास्टर, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। कई लोग जो हैं, उनके परिजन जो हैं, वो दोपहर से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे हिंडन के बाहर। मैं एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ। ये देखिए, हिंडन एयरपोर्ट पर यहीं पर लैंड किया और इसी सड़क के जरिए जो है वो उनको लाया जाएगा बस के जरिए। जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि बस में आईटीबीपी के जवानों को बैठाकर उन्हें लेकर आया जाएगा यहाँ पर। कुछ जो कि यहाँ के गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं, जो कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उन्हें शायद यहीं उतार दिया जाए, लेकिन जो बाकी जो स्टाफ होंगे उनको लेकर दिल्ली जाया जाएगा। तो फिलहाल जो खबरें अंदर से आ रही है, ग्लोब मास्टर लैंड कर चुका है और किसी भी वक्त जो है वो बस के जरिए जो आईटीबीपी के जवान हैं, एम्बेसी के स्टाफ है, एम्बेसडर है, एम्बेसडर के पर्सनल स्टाफ है, अब उन्हें लेकर बाहर यहाँ से निकल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें कि दूतावास के अधिकारी भी अब दिल्ली पहुंच गए हैं। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान अब दिल्ली के पास गाजियाबाद में मौजूद हिंडन एयरबेस पर पहुंच गया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अमित लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, अब वहां पर जो परिजन है उनकी भी भीड़ पीछे आपके, मैंने देखा, बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, यहाँ पर परिजन बहुत कम है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जो पत्रकार हैं उनकी सिर्फ वो ज़्यादा तादाद में अंदर नहीं है, लेकिन जो तमाज़बीन है, जिन्हें मालूम है कि ग्लोब मास्टर आज लैंड करने वाला है, वो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा और मीडिया का हजूम है, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है, हर कोई उस शख्स से बात करना चाहता है कि जो कि काबुल से लौट रहा है, कि काबुल में हालात क्या है। जिस तरीके से आज सुबह वीडियो सामने आया है कि एक शख्स काबुल एयरपोर्ट में अंदर दाखिल हो रहा था और उस पर तालिबानियों ने जिस तरीके से गोली चलाई है, जिस पर फायर
फायर ओपन किया है। और हालांकि जो उनके तालिबान के जो प्रमुख है वो कहते रहे कि ये 20 साल पुराना वाला तालिबान नहीं है, ये सरकार में महिलाओं को भी जगह देगी सरकार, और खून खराबा नहीं होगा, फायरिंग नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, जो लगातार अभी लौटे हैं, जो कई सांसद, जो कि काबुल के सांसद, मज़ार शरीफ के सांसद, उन लोगों से खुद मेरी बातचीत हुई है, और मैं एक बार आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। शायद वो कुछ ही देर में जो है वो बस के जरिए जितने भी स्टाफ हैं एम्बेसी के, जो ITBP के जवान हैं, वो बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पर हलचल हो रही है, आप देख सकते हैं ग्लोब मास्टर लैंड कर चुका है। और जैसा कि हम बता रहे थे कि जो तालिबानियों ने वादा किया था कि वो खून खराबा नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है उनका साफ साफ ये कहना है कि अब जो तालिबानी हैं वो लोग जो काबुल में लोगों के घरों में अंदर जाके सर्च कर रहे हैं। लगातार कई ऐसे अफगानी हैं जो यहाँ पर दिल्ली में रह रहे हैं, और जब उनसे बात होती है, क्योंकि वो रोजाना अपने परिजनों से बात कर रहे हैं, जो कि काबुल में है, मज़ार शरीफ में है और दूसरे प्रोविंस में, वहाँ पर जो तालिबानी हैं वो लगातार उनका दहशत जो है लगातार बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से तालिबानी ने वादा किया था कि वो खून खराबा नहीं करेंगे, ओपन फायर नहीं करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें वहाँ से आ रही है सामने वो एकदम उलट है। दूसरी तरफ ग्लोब मास्टर लैंड कर चुका है हिंडन एयरबेस पर, और लैंड करने के बाद जैसे ही वो बस के जरिए बाहर निकलेंगे, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे हर वो शख्स से जो कि काबुल से रिटर्न आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे खबरें चल रही कि ग्लोब मास्टर आ चुके हैं, वैसे वैसे यहाँ पर हिंडन एयरबेस के बाहर यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मीडिया का जमावड़ा तो ही है, साथ ही साथ स्थानीय लोगों का भी यहाँ पर जमावड़ा है। और कुछ जो कि पत्रकार जो काबुल में थे, 3-4 पत्रकार हैं, वो उनकी परिजन जरूर यहाँ पर पहुँचे हुए थे अपने रिसीव करने के लिए अपने बेटे या बेटियों को, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आम लोग जो कि इस इलाके के हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं एक बार सड़क दिखा दूँ, सड़क के अंदर भी वहाँ पर हलचल है पूरी तरीके से। हिंडन एयरबेस में जो जवान है वो पूरी तरीके से तैनात है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। और जो बताया अभी तक यही जा रहा है कि ग्लोब मास्टर से जैसे ही ITBP के जवान उतरेंगे, ITBP के जवान के अलावा जो एम्बेसी के स्टाफ है, एम्बेसडर खुद हैं, एम्बेसडर के स्टाफ हैं, उन्हें जो है बस के जरिए उन्हें बाहर निकाला जाएगा और यहीं से उन्हें सीधे लेकर जाया जाएगा दिल्ली। आज सुबह ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी थी काबुल से, उसके बाद 11 बजे के आसपास वो पहुंचे जामनगर के बाद थोड़ी देर पहले वहां से उड़ान भरी है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं तो ये हिंडन एयरवेज की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रही है। और यहाँ पर देखिए भीड़ लगातार बढ़ रही है, मीडिया का हुजूम है और स्थानीय लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एकत्रित हैं। यानी हर कोई स्वागत करना चाहता है उनका जो काबुल से अभी लौटे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वीडियोस काबुल से सामने आए हैं, अफगानिस्तान के अलग अलग प्रोविंस से सामने आए हैं, मज़ार शरीफ से आए हैं, उसे देखकर यही लग रहा था कि हाँ जो लोग हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं। और जिस तरीके से भारत सरकार ने कहा है कि जितने भी भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, अफगानिस्तान के किसी भी प्रोविंस में हैं, जैसे ही वहाँ पर सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल होगा, प्लेन आने जाने शुरू करेंगे, ऑपरेशन शुरू होगा, उसके बाद जाकर उन्हें रेस्क्यू कराया जाएगा। जी बिल्कुल, तो वायुसेना का विमान भारत लौट गया है और हिंडन एयरबेस पर इस वक्त C-17 ग्लोब मास्टर विमान पहुंच चुका है। उसमें 150 भारतीय काबुल से वापस भारत लौट गए हैं, उनके परिजन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कमर आगा साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर आगा साहब, अब ये जो वहां पर जो मौजूद भारतवासी थे, कुछ तो अभी भी फंसे हुए हैं, इनको फिलहाल वहां से निकाल कर बाहर ले जाया गया है। और हमने इससे पहले तस्वीरें देखी जहां गुरुद्वारे में, जो काबुल में जो गुरुद्वारा मौजूद है, वहां पर तालिबानी गए और उनको आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन कितना भरोसा किया जा सकता है तालिबान पर जो केवल दहशतगर्दी करना जानता है? कमर आगा साहब, बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इनको जितनी जल्दी हो सके वहां से, इसी के भारत इनके निशाने पे है। तालिबान के शुरू से, आज से नहीं, बहुत संगठन बना है और इससे पहले मुजाहिदीन, ये सब भारत के खिलाफ गुट थे। इन्हीं लोगों ने इनके घनिष्ठ संबंध जो है वो लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और दूसरे सब आतंकवादी संगठनों के साथ है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, एक बातें तो ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से, उनसे लगता है कि वहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो ये लोग अभी आ रहे हैं, खासतौर से ITBP के, ये प्रेस से अभी नहीं मिलेंगे जब तक कि इनकी डीब्रीफिंग नहीं हो जाएगी। या सरकारी ऑफिशियल्स ये बाद ही में बात करेंगे। उमूमन ऐसा ही होता है, उनसे पहले गवर्नमेंट पूछती है कि क्या वह सारी इंफॉर्मेशन ले लेती है, फिर उसके बाद वो लोग मिलते हैं। हाँ, जो
वो परिजन जो हैं, जो सिविलियन है, वो शायद बात करना चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो भी बात न कर पाए। बिल्कुल कमर उनके आगा घर साहब जाना होगा। जी। और एक ऐसा तालिबान जिसको खून खराबे के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता है, अब वो सत्ता चलाना चाहता है, सरकार बनाना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से कर पाएंगे? ये एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेलिंग भी नहीं जानते तो कहाँ से करेंगे? ये मस्जिद तक तो ठीक से चला नहीं पाते तो कहाँ मुल्क चलाएंगे भला? इनके पास है क्या? ये एक तो बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, धार्मिक शिक्षा भी इनके पास ज़्यादा नहीं है। देखिए किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह से ये मूव करते हैं, इनका बिहेवियर देखिए, इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए किस किस्म की है। ये आतंक के लिए ट्रेंड किए गए थे, आतंक फैलाने के लिए किए गए थे। आतंक फैलाने में ये नंबर 1 है, इनसे ज़्यादा कोई आतंक नहीं फैला सकता। लेकिन ये कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बड़ा मुश्किल काम। लीडरशिप ज़रूर कहती है कि हम ये बहुत सी बातों की बात करती है, लेकिन ये कि ग्रास रूट लेवल पे, और इन्हीं ने पिछले कुछ दिनों में जो गांव की मस्जिदें थी उसमें जो मौलवी थे उनसे काफ़ी संपर्क कर लिया है अफगानिस्तान के गांव में छोटे छोटे, और वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस ये कई साल से बढ़ा रहे थे। और जिन्होंने इनकी मदद भी की, इन मौलवियों ने गांव के मस्जिदों के जो मौलवी थे तालिबान को सत्ता में आने के लिए, तो वहाँ से ये चले हैं। अब ये उनके ऊपर ये कोशिश इनकी ये है कि उन्हीं के माध्यम से गांव को कंट्रोल करना, छोटे शहरों का। लेकिन ये कि बड़े शहर, और दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान 20 साल में बहुत आगे बढ़ गया है, महिलाएं काफ़ी काम कर रही हैं। टोलो न्यूज़ की लड़कियों ने जाने से मना कर दिया, जबकि कई लड़कियों की हत्या भी हो चुकी है पिछले 2-3 महीनों के अंदर। और आज जब उनके रिप्रेजेंटेटिव बात करने के लिए गए टोलो न्यूज़ में, तो एक लड़की ने उनसे इंटरव्यू लिया। इतना डिफाइंस है कि हम नहीं जाएंगे, और वो जानती है कि वो कभी भी मारी जा सकती हैं वो जर्नलिस्ट, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मुल्क नहीं जाएंगे चाहे मारे जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत बड़ा डिवीजन है, और ये जो इतने लोग हैं ये बेइंतहा अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, इनकी लड़ाई लिबरलिज्म के खिलाफ। और यहाँ पर तस्वीरें भी हमने देखी जहाँ पर वो खिलौना गाड़ियों में बच्चों की तरह ही बच्चे बन के उनमें टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में, और यहाँ पर अमित भी हमारे साथ है। अमित इंडियन एयरबेस से हमारे साथ जुड़े। अमित, किस तरह की अब तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? क्या नागरिक बाहर निकले? देखिए, सबसे पहले तो मैं तस्वीरें दिखा दूं, किसी भी वक्त बस बाहर निकल सकती है। एयरफोर्स के अधिकारी जो हैं इस वक्त बाहर निकल गए हैं, और एयरफोर्स के अधिकारी ने गाजियाबाद पुलिस को ये जानकारी दे दी है। गाजियाबाद पुलिस के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गए हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। आप देख सकते हैं अचानक ये अलर्टनेस बढ़ी है। जो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो बाहर निकल कर अब उन्होंने कमान संभाल लिया है, कि यानी किसी भी वक्त जो है वो बस जो है वो बाहर निकल सकते हैं। और पूरी तरीके से इस सड़क को खाली कराया जा रहा है कि ताकि जो बस निकलेगा, जो जिसमें एम्बेसडर होंगे, एम्बेसी के स्टाफ होंगे, एम्बेसडर के स्टाफ होंगे, वो उसे कोई किसी भी तरीके से रोक ना पाए। इसी वजह से इस सड़क को पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आप यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट भी स्मूथ किया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं ट्रैफिक मूवमेंट को स्मूथ करने का। अब से पहले यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट के लिए कोई भी लोकल पुलिस के जवान यहाँ पर नहीं मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि गाजियाबाद पुलिस के अधिकारी, उनके स्टाफ जवान यहाँ पर मौजूद है। और मैं कमर आगा साहब में एक बात ऐड करना चाहूँगा, जिस तरीके से जो तालिबानियों की जो मूवमेंट है, जो उनकी वीडियोस आ रहा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो तालिबानी है वो जाहिल गवान है, वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके की उनकी मूवमेंट है, जिस तरीके से आज वीडियो सामने आया है, जिस तरीके से यहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि वो केवल एक ही चीज़ जानते हैं, दहशत फैलाना। और उसी दहशत के डर से आज यहाँ पर ग्लो मास्टर के जरिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो इसी रास्ते के जरिए, इसी सड़क पे, इसी रास्ते के जरिए जो है ग्लो मास्टर से जो यात्री आए हैं, चाहे वो एम्बेसी के स्टाफ हो, एम्बेसडर के स्टाफ हो, आईटीबीपी के जवान हो, उन सभी को इसी रास्ते के जरिए लेकर आया जाएगा। ग्लो मास्टर लैंड कर चुका है, किसी भी वक्त वो उनको लेकर बाहर निकाला जा सकता है। और किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, एम्बेसडर की गाड़ी कोई रोके नहीं, कोई बातचीत ना कर पाए। हालांकि कोशिश यहाँ हर कोई करेगा, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार काबुल का सिचुएशन कैसा है। जितने भी फ्लाइट आते हैं उन सबसे बात होती है, मेरी वहाँ पर काबुल
जो काबुल के सांसद थे उनसे हमारी बातचीत हुई, मज़ार शरीफ के जो सांसद थे उनसे हमारी बातचीत हुई, जो पूर्व राष्ट्रपति गनी के जो सलाहकार थे उनसे मैंने बातचीत की थी। तो सबने सब जैसे जैसे आते गए वो बताते गए, अपना दर्द बयां करते गए कि किस तरीके के वहाँ पर हालात हैं। एक बार देखिए मैं तस्वीरें एक बार हिंडन का यहाँ पर दिखा दूँ, किस तरीके से यहाँ पर चहल पहल यहाँ पर शुरू हुई है अब यहाँ पर। और लोकल पुलिस, गाजियाबाद पुलिस यहाँ पर मौके पर तो मौजूद है ही है, साथ ही साथ जो है एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त बाहर निकल गए हैं। इस सड़क पे थोड़ा बहुत जाम लगा है, जिससे लगातार पीछे से अपने वाले सेट पर बात करके गाजियाबाद पुलिस के जवान जो है उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाम किसी भी तरीके से इस सड़क पे ना लगे। और जैसे ही उनके बस को निकाला जाए और वो बस सीधे जाकर दिल्ली जाए। दिल्ली में बताया ये भी जा रहा है कि जो एम्बेसडर हैं वो विदेश सचिव, विदेश मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ से निकले तो एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए इसी गेट को एक तरफ से बंद कर दिया गया है, यानी अब कुछ भी चहलकदमी यहाँ पर नहीं है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि गेट एक तरफ से बंद कर दिया गया है, कुछ भी चहलकदमी नहीं है। अंदर अधिकारी मौजूद हैं, यानी किसी भी वक्त जो एयरफोर्स के अधिकारी जो गाड़ियों से निकल रहे थे उनका भी निकलना अब बंद हो गया है। और इस सड़क को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, यानी किसी भी वक्त जो है ग्लो मास्टर के जरिए जो यात्री पहुँचे हैं उन्हें निकाला जा सकता है, दिल्ली लाया जा सकता है। जरूर उसमें कुछ पत्रकार हैं, उन पत्रकारों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं, किस तरीके के हालात आए हैं। जिस तरीके से आज सुबह में वीडियो आया है, काबुल एयरपोर्ट में एक अफगानी काबुल एयरपोर्ट में एंटर करना चाह रहा था और उस पर गोलीबारी हुई, उस बारे में बात करना चाहेंगे। किस तरीके से लोग वहाँ दहशत में है, खौफ में है, कि उस बारे में पूरी जानकारी लेंगे। काबुल में तो जो हो रहा है उसकी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन काबुल के बाहर दूसरे प्रोविंसों में किस तरीके के हालात हैं, मज़ार शरीफ में किस तरीके का हालात हैं, दूसरे प्रोविंस में किस तरीके का हालात हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल में किया है एयरफोर्स ने। और किसी भी तरीके से उन्हें बाहर निकाला जाएगा और कोशिश यही होगी अधिकारियों की कि जब उनकी बस निकले तो सीधे यहाँ से दिल्ली जाए, कहीं जाम में ना फंसे, कोई इसे यहाँ पर रोके नहीं। तो फिलहाल किसी भी वक्त शिवानी उन्हें लेकर आया जा सकता है। यहाँ पे बस के जरिए ग्लो मास्टर लैंड कर चुकी है हिंडन एयरबेस पर, और उसके बाद किसी भी वक्त उनका बस जो है वो यहाँ पहुँच सकता है। बिल्कुल, C-17 ग्लोब मास्टर इस वक्त लैंड कर चुका है हिंडन एयरबेस पर और कुछ ही देर में वहां से नागरिक जो वहां पे मौजूद हैं वो बाहर निकल सकते हैं। कमर आगा साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कमर आगा साहब, अब अफगानिस्तान पर तालिबान का राज है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो भारत के लिए अफगानिस्तान कितना महत्वपूर्ण है? मैंने पहले भी कहा, बहुत हमारे लिए तो अफगानिस्तान बेइंतहा इम्पोर्टेंट है। दो कारण हैं। पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री। दूसरी बात ये कि हमारा अफगानिस्तान से हज़ारों साल पुराना संबंध है, आज का नहीं है। महाभारत में भी इसका जिक्र है और दूसरे ग्रंथों में भी अगर देखे जाए तो एंशिएंट काल से लेके अब तक हमेशा अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध बने रहे। दूसरी बात ये भी है कि इस मॉडर्न पीरियड में भारत चाहता है वहाँ अमन शांति बनी रहे। भारत ने वहाँ बहुत डेवलपमेंट का काम किया है। भारत की कोशिश ये है कि अफगानिस्तान को ईरान से जोड़ दिया जाए ताकि वो वहाँ से सेंट्रल एशिया पे चला जाए, ताकि उसके लिए काफ़ी बड़ी बिजनेस आसान हो जाएगी और नई अपॉर्चुनिटीज़ उन लोग को मिल जाए बहुत ज़्यादा। अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री, अगर वो ईरान से भारत ने जोड़ दिया है, एक रोड बनाई है जिसका नाम है दरान से दिलारम तक। दिलारम ईरान में है और दरान इधर है, तो वो उससे वो ईरान के लिए जुड़ गए। फिर चाबहार पोर्ट्स के माध्यम से भी उनको जोड़ा गया है। फिर अब ये कोशिश हो रही है कि चाबहार पोर्ट से दिलारम तक, यानी अफगान बॉर्डर तक ईरान से ट्रेन आएगी, तो ये चाबहार इनका सामान आना जाना और आसान हो जाएगा। और वहाँ से बाई ट्रक, बाई रोड सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप और कॉकेशस रीजन चला जाएगा। तो भारत बहुत इच्छुक है कि वहाँ पे तरक्की हो, डेवलपमेंट हो। दूसरी बात, भारत में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। भारत हमेशा डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ को किसी भी देश में हो वो प्रमोट करता है। और फिर अफगानिस्तान इतने करीब है, वहाँ अमन शांति होगी हमारे लिए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पे दोबारा से आतंकवाद का वो एक बड़ा सेंटर बने और पूरी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी, वहाँ से पूरी दुनिया में दोबारा से आतंक फैले। इसको भी भारत रोकना चाहता है कि ऐसा ना हो। सब इस पूरे क्षेत्र की तरक्की
की बात भारत चाहता है करे, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए। और सेंट्रल एशिया के भी देश भारत की तरफ देख रहे हैं, वो चाबहार से काफ़ी खुश हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे। वहाँ से चाबहार पोर्ट जो है लगभग 4 दिन से 5 दिन लगता है, दूरी कवर करता है कांडला पोर्ट गुजरात से, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। फिर वहाँ से बाई ट्रेन सामान ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और ईस्ट एशियन कंट्री जा सकता है। तो अफगानिस्तान हमारी स्ट्रेटजी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि उसको वहाँ पे स्थिरता ना आए। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें मिनरल्स एंड ऑयल, गैस, कॉपर और गोल्ड और दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ पे इस्लामिक रूल हो। पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ पे इस्लामिक रूल में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि जिस टाइप का इस्लामिक रूल ये बनाना चाहते हैं जिसमें आतंक के माध्यम से, उस पर भारत को एतराज़ है। दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान की नज़र इस मिनरल्स के ऊपर है। वो चाहता है कि ये वॉर लॉर्ड्स तालिबान के हैं, उनका कब्ज़ा होगा, उनसे कम दाम पे उसको मिल जाएंगे और फिर वो दुनिया में बेचेगा, उसकी भी इकनॉमी सुधर जाएगी। अफगानिस्तान उसके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक हिस्सा बना हुआ है, यानी उन्हीं ने जो बांग्लादेश को खोया वो अफगानिस्तान में वो पाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। डायरेक्ट तो आजकल कब्जा पॉसिबल नहीं है, उन्हीं ने ये माध्यम निकाला कि तालिबान के जरिए से उस पर कब्जा कर लें। अब मुश्किल ये है कि अमेरिका ने भी उनके हाथ सौंप दिया है अफगानिस्तान। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। हालात मुझे तो नहीं लगते कि सुधर जाएगा, इसलिए कि तालिबान को कोई एक्सपीरियंस मुल्क चलाने का नहीं है। दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन आसान नहीं होता चलाना, पुलिस नहीं रह गई, फोर्सेस को डिसमेंटल कर दिया गया है, मिनिस्ट्रीज को खाली करा लिया गया है। नए अब तालिबान के ऑफिसर्स आएंगे जिनको न लिखना आता है, ये तो पश्तो पर्शियन भी लिखना नहीं जानते हैं इसमें से बहुत से, किस तरह से चलाएंगे। इनको देखिए, इनका बिहेवियर कैसा है, ये कपड़े कैसे पहनते हैं, ये किस तरह रहते हैं, किस तरह। बिल्कुल कमर आगा साहब, और इससे पहले हमने तस्वीरें भी देखी जहां पर खिलौना गाड़ी में तक वो बैठे हुए थे, बच्चों की तरह बच्चे बनकर खिलौना गाड़ी का इस्तेमाल, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि आखिर ये है किस चीज के लिए। इंडियन एयरबेस से अमित सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब किस तरह की तस्वीर वहां से सामने आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, किसी भी वक्त वो बाहर निकल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूँ, पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर। यहाँ पर और पूरे इंतजाम किए गए हैं। सड़क पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को यहाँ पर बनाए रखने के लिए गाजियाबाद पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और किसी भी वक्त जो है, जो ग्लोब मास्टर से जो एम्बेसी के स्टाफ, एम्बेसडर के स्टाफ, ITBP के जवान जो यहाँ पर लैंड किए हैं, उन्हें किसी भी वक्त लाया जा सकता है। और जिस तरीके से जो आज वीडियो सामने आए हैं तालिबानियों को, किस तरीके से वो बच्चों की तरह खिलौनों में बैठकर वो झूला घूम रहे थे, ठीक वैसी ही तस्वीर एक जिम से भी आई थी। तो उससे मालूम चलता है कि तालिबान अब अफगानिस्तान किनके हाथों में है। और जिस तरीके के मिनरल्स वहाँ पर अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, उसी मिनरल्स पर हर किसी की नज़र है। और हिंदुस्तान ही एकलौता ऐसा देश था तो जो बिना किसी फायदे के सोचते हुए वहाँ पर अफगान में जाकर विकास का काम कर रहे थे। तो फिलहाल जो स्थिति बनी है, उसी स्थिति के मद्देनजर यहाँ पर ग्लोब मास्टर से जो यात्री हैं वो लाए जा रहे हैं। इसमें एम्बेसडर के पर्सनल। और यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में मोहर्रम का जुलूस निकाल रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि पुलिस ने पहले ही लोगों को लाल चौक इलाके जुलूस निकालने से मना किया था और सुरक्षा वजहों का हवाला देते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की थी। लेकिन पुलिस की अपील के बाद भी कुछ लोग लाल चौक इलाके में जुलूस निकालने पर अड़ गए और वहां जुट गए, जिसके बाद पुलिस ने उससे उनकी झड़प भी हो गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। ये लाल चौक इलाके की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, जहां पर जुलूस निकाला गया था। हालांकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की तस्वीर है लाल चौक की, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह वहां पर जुलूस निकाला गया। हालांकि मना किया गया था कि वहां पर किसी भी तरह का मुहर्रम को लेकर जुलूस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लोग नहीं मारे। रिफत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या इन लोगों पर कार्रवाई भी की गई है?
देखिए, आपको मालूम है कि यहाँ पे 1990 के बाद जो है लाल चौक एरिया में मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और पिछले साल में भी हमने देखा कि लगातार कोशिश कर रहे हैं जो शिया लोग हैं वो जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पे बाद में लाठीचार्ज भी होता है और पुलिस कोशिश करती है कि वहां पे वो जमा ना हो। आज भी हमने देखा कि पहले जहांगीर चौक एरिया से जो शिया लोग हैं उन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश की और उसको तितर बितर करने के लिए हल्का सा लाठीचार्ज भी किया गया और कुछ लोगों को डिटेन भी किया पुलिस ने। लेकिन उसके बाद डलगेट एरिया से एक जुलूस बरामद हुआ, उसमें कुछ महिलाएं भी थी, वो जो है मातमी जुलूस आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बाद में पुलिस ने टीयर स्मोक शेल्स का इस्तेमाल किया और भीड़ को तितर बितर किया। और ऐसा देखने को मिल रहा है लगातार पिछले कई सालों से कि ये जो एरिया है लाल चौक के इर्द गिर्द, वहां पे जो शिया पॉपुलेशन है उनकी कोशिश रहती है कि वो मातमी जुलूस जो है वो निकालें, लेकिन पुलिस उसको अलाउ नहीं करती है। पुलिस ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स का जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीजें ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है। यही वजह है कि वो जुलूस को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आज बिल्कुल, यानी कि वहां पर जुलूस निकाला गया और फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह उन पर कार्रवाई भी और लाठी डंडे भी चलाए गए पुलिस द्वारा।